हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी 2025 बोर्ड परीक्षा में हिंदी विषय के पेपर में 70 में 70 का स्कोर करना चाहते हैं, तो मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए हिंदी विषय का ऐसा मॉडल पेपर जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए 100% इम्पोर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न 100% आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 2025 की बोर्ड परीक्षा देंगे, आप सभी के लिए हिंदी विषय का यह मॉडल पेपर वेरी इंपॉर्टेंट है और इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को मैं हल कराऊंगा। सभी प्रश्नों को, चाहे बहुविकल्पी प्रश्न हो या वर्णनात्मक, सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं, 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। नोट यहाँ पर लिखा है, पहला है प्रारंभ के 15 मिनट पहले आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिल जाएगा और मेरे प्यारे बच्चों 3 घंटे का समय आपके पास बचेगा पेपर को हल करने के लिए। यहाँ जो मॉडल पेपर है यह 2 खंडों में विभक्त है, खंड आ एवं खंड बा में। आपका पेपर भी 2 खंडों में विभक्त रहेगा, खंड आ और खंड बा में। खंड आ में 1 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं जिनके सही उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट कलम से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला कर चिन्हित करना है। यानी खंड आ के जो 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा और आपके समक्ष यानी एक प्रश्न होगा, 4 विकल्प होंगे, उसमें से जो भी सही होगा आपको OMR शीट में उस विकल्प को क्या करना है, काले अथवा नीले पेन से गोला भरना है, पूरी तरह से अच्छे से भरना है। खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR, जो आपको OMR शीट मिलेगी, उसी उत्तर पत्रक पर यानी उसी शीट पर ही आपको उत्तर देना होगा। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटना है, ना ही इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग करना है, बिल्कुल कुछ नहीं करना। मान लीजिए आपका ऑप्शन सही था ए वाला, आपने गलती से सी वाले गोले को काला कर दिया। अब ना तो आप इसे इस तरह से काट सकते हैं, ना इरेजर से साफ कर सकते हैं और ना ही आपको व्हाइटनर लगाना है। इसलिए जब भी आप OMR शीट भरेंगे, आंसर भरेंगे, प्रश्नों का उत्तर भरेंगे, बहुत ही सावधानी के साथ भरिएगा। एक बार आपसे गलती हो गई सो हो गई, उसका सुधार नहीं हो सकता OMR शीट वाले प्रश्नों का। मेरे प्यारे बच्चों, अगला है प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है उसका भी यहाँ पर वर्णन देखने को मिलेगा। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न होंगे जिनका उत्तर आपको कॉपी पर लिखना होगा और खंड बा के सभी प्रश्नों का भी उत्तर मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करना है। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न आपको ना आता हो उस पर समय आपको नष्ट नहीं करना। जिस प्रश्न का आंसर आपको नहीं पता है, आप सोच रहे हैं थोड़ा याद कर लूं तब लिखूं, ऐसा आपको नहीं करना है। जब याद आएगा तब आएगा, लेकिन जो प्रश्न आपको आते हैं सबसे पहले उन प्रश्नों को सॉल्व करिएगा। तो खंड आ के बहुविकल्पी प्रश्न 20 अंक का है खंड आ। अब पहला जो प्रश्न है, आप इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना। 2025 की बोर्ड परीक्षा में ये सभी प्रश्न 100% पूछे जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, एक प्रश्न से मैं आपको कई प्रश्न और भी महत्वपूर्ण बताता चलूंगा जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, तितली किस विधा की रचना है। तो तितली मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही है, सी वाला विकल्प सही है। उपन्यास विधा पर आधारित रचना है और इस रचना के रचनाकार या लेखक कौन है।
जय शंकर प्रसाद जी। आप लोग ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों, जय शंकर प्रसाद जी की रचना है तितली, जो कि उपन्यास विधा पर आधारित है। और इनका और उपन्यास है कंकाल और इरावती अपूर्ण। ये भी दोनों ही रचनाएं जय शंकर प्रसाद जी की ही हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, रस मीमांसा के लेखक कौन हैं? तो रस मीमांसा किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। रस मीमांसा किस विधा पर आधारित रचना है? तो यह मेरे प्यारे बच्चों आलोचना विधा पर आधारित रचना है। तो आप सभी लोग वीडियो को बिल्कुल भी शेयर कर देना मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, साहित्य और कला किसकी रचना है? तो साहित्य और कला रचना है भगवत शरण उपाध्याय जी की। प्रश्न अगला है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी लेखक हैं किसके? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की रचना है गांधी जी की देन, यानी गांधी जी की देन के लेखक कौन हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन हैं? तो दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर क्या हो जाएगा? शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, धर्मवीर भारती जी। धर्मवीर भारती जी की रचना है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, सूरज का सातवां घोड़ा। सूरज का सातवां घोड़ा, सातवां घोड़ा, यह धर्मवीर भारती जी की प्रसिद्ध रचना है। कई बार बोर्ड परीक्षा में भी प्रश्न आ चुका है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, रीतकालीन कवि हैं। दिए गए कवियों में से रीतकाल के कवि कौन हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा पद्माकर जी, रीतकाल के कवि हैं। प्रश्न अगला है, छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं। तो छत्रसाल दशक किसकी रचना है? महाकवि भूषण जी की रचना है। दूसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, तार सप्तक के संपादक कौन हैं? तो तार सप्तक किसकी रचना है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी, यानी तार सप्तक का संपादन किसने किया था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने किया था। इन्होंने सन 1943 ईस्वी में, यह भी प्रश्न आता है कि तार सप्तक का संपादन हुआ सन 1943 ईस्वी में। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। दिए गए विकल्पों में से सुमित्रा नंदन पंत की रचना कौन सी है? युगवाणी है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा क्या है? तो यह संस्मरण विधा पर आधारित रचना है। और स्मृत की रेखाएं किसकी रचना है? महादेवी वर्मा जी की। आप लोग जान लीजिए, महादेवी वर्मा जी की रचना है स्मृत की रेखाएं, जो कि संस्मरण विधा पर आधारित रचना है। अगला प्रश्न है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो भय है मेरे प्यारे बच्चों, भयानक रस का स्थायी भाव। किस रस का? भयानक रस का। और निर्वेद है किस रस का स्थायी भाव? आप लोग यहाँ पर कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं, निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव है। शोक किस रस का स्थायी भाव है? करुण रस का स्थायी भाव है। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है। या शोक किस रस का स्थायी भाव है? करुण रस का स्थायी भाव है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, पीपर पात सरिस मन डोला, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो जहां पर किसी एक वस्तु की किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति के साथ, या कोई व्यक्ति है उसकी तुलना किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के साथ की जाती है या उपमा दी जाती है, तो वहां पर होता है मेरे प्यारे बच्चों उपमा अलंकार। यानी पीपर पात, यानी पीपल के पत्ते के समान कौन डोला? हमारा मन डोला। तो यहाँ पर उपमा की गई है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। अगला प्रश्न है, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तनु। मेरे प्यारे बच्चों उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सोरठा। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? सोरठा छंद है।
अगला प्रश्न है अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? तो चर के आगे कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? अनु जुड़ा हुआ है और क्या हो गया शब्द? अनुचर हो गया। यहाँ पर अनु हो जाएगा राइट आंसर, यानी अनुचर में उपसर्ग कौन सा है? अनु है। अगला प्रश्न है प्रत्यय के प्रकार हैं। तो प्रत्यय मेरे प्यारे बच्चों दो प्रकार के होते हैं, पहला ही विकल्प सही है। प्रश्न अगला है वेद पुराण में समास क्या होगा? तो वेद पुराण जहां पर मैंने आपको बताया था पहला पद और दूसरा पद दोनों पदों की प्रधानता होती है, वहां होता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जैसे कि पहला पद क्या है? वेद है, दूसरा पद क्या है? पुराण है। मेरे प्यारे बच्चों वेद पुराण दोनों की बराबर वैल्यू है और मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इनके बीच में यानी वेद पुराण के बीच में जब समास के बाद विग्रह होगा तब क्या हो जाएगा? और आ जाएगा, वेद और पुराण हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर प्रमोद शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो यहाँ पर प्रमोद का तत्सम रूप हो जाएगा प्रमोद। इत्यादि में कौन सी संधि है? तो इत्यादि में मेरे प्यारे बच्चों यड़ संधि है। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है प्रश्न यहाँ पर कि फलेन शब्द का वचन एवं विभक्ति क्या है? फलेन शब्द का वचन एवं विभक्ति क्या है? मेरे प्यारे बच्चों आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फलेन शब्द का वचन एवं विभक्ति है यहाँ पर एक वचन तृतीया विभक्ति, चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है अपठतम धातु रूप का वचन एवं पुरुष क्या है? तो यहाँ पर एक वचन उत्तम पुरुष, चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर भी सही है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो खंड बा के प्रश्न होंगे जो कि होंगे 50 नंबर के, चलिए मैं आपको इनके एक एक प्रश्न का उत्तर बताता चलूँगा। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट गद्यांश है जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नत की ओर उठाती जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों गद्यांश का पहला प्रश्न और प्रयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर एक एक प्रश्न का उत्तर मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। पहले प्रश्न का उत्तर यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे, संदर्भ क्या हो जाएगा? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आप काले पेन से लिख दीजिएगा के गद्य खंड में संकलित, किस खंड में? गद्य खंड में संकलित आचार्य रामचंद्र शुक्ल, किसके द्वारा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा क्या है? मित्रता नामक निबंध से लिया गया है। प्रस्तुत जो गद्यांश है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा रचित निबंध जो है मित्रता, उसी पाठ से लिया गया है। मेरे प्यारे बच्चों दूसरा प्रश्न यहाँ पर क्या है इस मॉडल पेपर का? कह रहा है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर पूरा का पूरा गद्यांश रेखांकित है और इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि बुरे और दुष्ट लोगों की संगति भयानक ज्वर के समान है, यह अच्छे गुणों का विनाश करने के साथ बुद्धि को भी नष्ट कर देती है। जो बुरी संगत होती है वह, यदि किसी युवक की संगत बुरी हो गई तो वह पत्थर की चक्की की भांति उसके पैरों में बंध जाती है, वह गतिहीन हो जाता है, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, वह दिन प्रतिदिन विनाश के गर्त में गिरता चला जाता है। किंतु यदि अच्छी संगत मिल जाए तो बुरी संगत में पड़ा व्यक्ति गर्त से निकलकर सारी बुराइयों से मुक्त होकर प्रगति के पथ पर चलने लगता है। मेरे प्यारे बच्चों गद्यांश का तीसरा प्रश्न है,
उपर्युक्त गद्यांश में सत्संगत की क्या विशेषता बताई गई है? तो इसका जो है मेरे प्यारे बच्चों उत्तर होगा कि अच्छी संगत सहारा देने वाली बाहु के समान होती है, जो व्यक्ति की जीवन रक्षक और उसे उन्नत की ओर ले जाने वाली होती है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अथवा में भी गद्यांश है। दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय है वह यह है कि संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। मेरे प्यारे बच्चों, इसका भी पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। संदर्भ क्या हो जाएगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आप काले पेन से लिखिएगा, के गद्य खंड भी आप काले पेन से लिखेंगे, में संकलित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखित भारतीय संस्कृति नामक निबंध से उद्धृत है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे अगला प्रश्न है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर जो रेखांकित अंश है सिर्फ उसी की व्याख्या करनी है, और रेखांकित अंश है मेरे प्यारे बच्चों इस गद्यांश का कि वह यह है कि संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी। रेखांकित अंश की व्याख्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि विचार करने योग्य की दूसरी बात यह है कि भारतीय संस्कृति अथवा भारतवासियों की संपूर्ण व एकीकृत चेतन शक्ति ही इस देश का क्या है, जीवन है। अगला प्रश्न जो है यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है जनसाधारण का हृदय किन बातों से आंदोलित हो उठा और क्यों। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा कि जनसाधारण का हृदय जो है अहिंसा, सेवा और त्याग की बातों से जनसाधारण का हृदय इसलिए आंदोलित हो उठा क्योंकि उन्हीं से तो वह शताब्दियों से प्रभावित और प्रेरित रहा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला प्रश्न आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला पद्यांश है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लांग है, अंधे को सब कुछ दरसाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोलें, रंक चलें सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तेहि पाई। उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, इसका उत्तर क्या होगा। सबसे पहले तो आप पद्यांश के शुरुआत के और अंतिम के शब्द को जरूर लिख लेना, किसी भी पद्यांश को आप सॉल्व कर रहे हैं तो। संदर्भ क्या होगा, यह पद्यांश सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया इसका संदर्भ। अब बारी आती है कि मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपने देखा संदर्भ क्या हो गया, अब प्रसंग क्या होगा। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना की है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, सरल व्याख्या क्या हो जाएगी। सूरदास जी श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि इन चरणों का प्रभाव बहुत व्यापक है। इनकी कृपा हो जाने पर लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को लांघ लेता है और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। इन चरणों के अनोखे प्रभाव के कारण बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा पुनः बोलने लगता है। किसी दरिद्र व्यक्ति पर श्री कृष्ण के चरणों की कृपा हो जाने पर वह राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना
करता हूँ। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो मैंने आपको पूरे पद्यांश की व्याख्या बता दी है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, बार बार बंदो तेहि पाई में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, बार बार बंदो तेहि पाई में अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त हुआ है। अनुप्रास अलंकार वहां होता है जहां पर एक वर्ण या अक्षर एक से अधिक बार आया हो, अनुप्रास अलंकार होगा। मेरे प्यारे बच्चों, अथवा में यहाँ पर है, आप लोग ध्यान देंगे, पद्यांश, चढ़ चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, दो का अथवा यहाँ पर पद्यांश के शुरुआत के शब्द हैं और अंतिम के शब्दों को लिखा है मैंने। संदर्भ क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित तथा ओजस्वी वाणी के कवि श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित हल्दी घाटी शीर्षक से उद्धृत हैं। प्रसंग क्या होगा? प्रस्तुत पंक्तियों में राणा प्रताप के युद्ध कौशल और उनके पराक्रम का वर्णन किया गया है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, व्याख्या क्या हो जाएगी? उक्त पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि जब राणा प्रताप युद्ध भूमि में तलवार उठाकर चेतक पर सवार होकर युद्ध करते थे तो ऐसा प्रतीत होता था मानो वह अपने अंदर भूतल में स्थित पानी अर्थात असीम शौर्य को धारण कर रहे हों। अर्थात युद्ध करते हुए राजा के अंदर असीमित साहस दिखाई पड़ रहा था। वह ऐसा पराक्रमी वीर था जो शत्रु सेना के सिर काट काट कर अपनी जवानी का वास्तविक परिचय देता था। मेरे प्यारे बच्चों, अर्थात अपनी जवानी के कारण सफलता भी प्राप्त कर रहे थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगला जो प्रश्न है, यहाँ पर प्रश्न कह रहा है महाराणा प्रताप किसके विरुद्ध युद्ध कर रहे थे? तो महाराणा प्रताप मेरे प्यारे बच्चों मुगलों के विरुद्ध युद्ध कर रहे थे। किसके? मुगलों के विरुद्ध युद्ध कर रहे थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन या किसी एक संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो 5 नंबर का प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए पहले यहाँ पर गद्यांश का जो है संदर्भ और हिंदी अनुवाद क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से आप पद्यांश हो चाहे गद्यांश हो, शुरुआत के शब्दों को लिख लीजिएगा काले पेन से और अंतिम के शब्दों को भी लिख लेना। अब बारी आती है प्रसंग की। तो प्रसंग इसमें लिखना नहीं है, संदर्भ लिखना है। प्रस्तुत संस्कृत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा कितना ही इजी पेपर आएगा आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 में। तो चलिए इसका संदर्भ और इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका संदर्भ हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा कि प्रस्तुत जो संस्कृत गद्यावतरण है हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत है। हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा? वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। यह स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा के किनारे पर स्थित है। इसके घाटों की शोभा यानी इसके घाटों की गोलाकार पंक्ति सफेद चांदनी में बहुत सुशोभित होती है। असंख्य यात्री दूर दूर देश से यहाँ प्रतिदिन आते हैं और इसके घाटों की शोभा देखकर इसकी बहुत प्रशंसा भी करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अथवा में जो गद्यांश है, अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, इसका भी मैं आपको संदर्भ और हिंदी अनुवाद बताऊंगा। तो इसका आप यहाँ पर ध्यान देंगे 3 अथवा का संदर्भ क्या होगा। तो संदर्भ होगा प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। मेरे प्यारे बच्चों, अब इसका हिंदी अनुवाद आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। हमारी संस्कृति सदा गतिशील है। मानव जीवन को संस्कारित करने के लिए
यह समय समय पर नई नई विचारधाराओं को स्वीकार करती है और नई, मेरे प्यारे बच्चों आगे यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, शक्ति प्राप्त करती है। यहाँ हठ नहीं है, जो उचित और कल्याणकारी है वह यहाँ हर्ष पूर्वक स्वीकार होता है। इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के सदा रहने वाले आदर्शों जैसे कि प्रतिष्ठा, सभी प्राणियों में समभाव, विचारों में उदारता और आचरण में दृढ़ता में निहित है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर प्रश्न अगला आप लोग ध्यान देंगे, प्रश्न संख्या 4 है। दिए गए पद्यांश, जो संस्कृत के पद्यांश हैं, इनमें से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा। 5 नंबर का प्रश्न है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों पहले प्रश्न का हिंदी अनुवाद संदर्भ आप लोग ध्यान दीजिएगा। मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी केनमीयते। तो यहाँ पर आप देखेंगे पद्यांश के शुरुआत के शब्दों को लिखा गया है और पद्यांश के अंतिम के शब्दों को लिखा गया है। इसके बाद संदर्भ, तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत है। मेरे प्यारे बच्चों इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? मरणम मंगलम विभूतिश्च, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी केनमीयते। अर्थात हिंदी अनुवाद क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? जहाँ पर मरना कल्याणकारी समझा जाता है, जहाँ शरीर पर भस्म धारण करना आभूषण है, जहाँ कौपीन यानी लंगोटी ही रेशमी वस्त्र है, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है? मेरे प्यारे बच्चों अथवा में यहाँ पर जो पद्यांश है यानी श्लोक है, चलिए इसका भी संदर्भ और हिंदी अनुवाद यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे। मानम हित्वा प्रियो भवति क्रोधम हित्वा ना सोचती। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्न यहाँ पर सॉल्व करके मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? मनुष्य अभिमान को छोड़कर प्रिय हो जाता है, क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता और इच्छा को छोड़कर धनवान होता है, लोभ को छोड़कर सुखी होता है। मेरे प्यारे बच्चों इसका जो है संदर्भ मैंने आपको नहीं बताया, यहाँ पर आप देख सकते हैं संदर्भ क्या होगा। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत जीवन सूत्राणि नामक पाठ से उद्धृत है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न संख्या 5। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। 3 नंबर आपको मिलेंगे। जो भी खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है उस खंड काव्य में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रत्येक खंड काव्य से एक एक प्रश्न दिया गया है। अब बारी आती है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर अगले प्रश्न की। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना आप किस जिले से हैं। प्रश्न संख्या 6 का है, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ये तीनों ही जीवन परिचय यानी तीनों महत्वपूर्ण लेखकों का जीवन परिचय आप जरूर तैयार कर लो। 2025 की बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा। मेरे प्यारे बच्चों चलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय मैं आपको बताता चलूं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आप जरूर लिखेंगे बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर। सबसे पहला, जन्म कब हुआ? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में हुआ। जन्म स्थान क्या था? अगोना नामक गांव। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। इनकी शिक्षा इंटर तक हुई। रचनाएं इनकी चिंतामणि, विचारवीथी, रस मीमांसा, त्रिवेणी आदि हैं। और मृत्यु कब हो गई? 2 फरवरी 1941 ईस्वी को। तो इनका जीवन परिचय क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? पंडित रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में 1884 ईस्वी में हुआ था। कब? सन 1884 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हाई स्कूल की परीक्षा मिशन स्कूल मिर्जापुर से उत्तीर्ण की तथा इंटरमीडिएट की परीक्षा अंतिम वर्ष में ही छूट गई थी।
शुक्ल जी ने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली, किंतु किसी कारण से छोड़ भी दी। बाद में मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। स्वाध्याय से ही शुक्ल जी ने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। इन्होंने पत्र पत्रिकाओं में लिखना आरंभ कर दिया। बाद में इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक पद पर हो गई। बाबू श्याम सुंदर दास, मेरे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। बाबू श्याम सुंदर दास के पश्चात आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने और इसी पद पर कार्य करते हुए सन 1941 ईस्वी में इनका परलोकवास हो गया। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे। दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तीनों ही कवियों का जीवन परिचय आप लोग तैयार कर लेना, गोस्वामी तुलसीदास, बिहारी लाल और महादेवी वर्मा। चलिए मैं आपको गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय बताता चलूं। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ? सन 1532 ईस्वी में। ये महत्वपूर्ण बिंदु आप जरूर लिख दीजिएगा। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था, इनकी माता का नाम हुलसी, और इनकी भक्ति भावना कैसी थी? तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली आदि हैं। तुलसीदास जी की मृत्यु कब हो गई? सन 1623 ईस्वी में। तो चलिए जीवन परिचय क्या होगा इनका, बिल्कुल आसान शब्दों में। मेरे प्यारे बच्चों, तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। किस गांव में? राजापुर नामक गांव में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था। स्वामी नरहरि दास ने इनका पालन पोषण किया था। काशी के शेष सनातन नामक विद्वान ने इन्हें वेदों, पुराणों आदि ग्रंथों का ज्ञान कराया था। इनका विवाह दीनबंधु पाठक की, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली के साथ हुआ था। वह पत्नी प्रेम में बहुत अनुरक्त रहते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे कि पत्नी के ही उपदेश से उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। इनका जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक व्यतीत हुआ। इनकी मृत्यु काशी के अस्सी घाट पर सन 1623 ईस्वी में हो गई। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा महत्वपूर्ण चिड़ियों से संबंधित तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो श्लोक आप वही लिखेंगे जो पेपर में पूछा ना गया हो। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर श्लोक है, अपदो दूरगामी चा साक्षरो ना चा पंडितः अमुखा स्फुट वक्ता चा यो जानात सह पंडितः। यह श्लोक बोर्ड परीक्षा के इस मॉडल पेपर में नहीं आया हुआ है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो ये सभी प्रश्न हैं और इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आपको बताऊंगा। पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, वाराणसी नगरी कस्या नद्या कूले स्थिता। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वाराणसी गंगाया नद्या कूले स्थिता।
और दूसरा प्रश्न है चंद्रशेखरः कः आसीत्। ये सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, आप लोग जरूर तैयार कर लेना इन सभी प्रश्नों का जो है आंसर। अगला प्रश्न है ज्ञानम कुत्र संभवति। तो यहाँ पर पहले चंद्रशेखरः एकः प्रसिद्धः क्रांतिकारी युवका आसीत्, ज्ञानम सर्वत्र संभवति। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है अस्माकं संस्कृते का नियमः। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर इसका जो है उत्तर क्या होगा कि पूर्व कर्म तदनांतरम फलम इति अस्माकं संस्कृते नियमः। मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, 7 नंबर आपको मिलेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा प्रदूषण की समस्या और समाधान पर निबंध। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा प्रदूषण की समस्या और समाधान पर निबंध, क्योंकि ये निबंध वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप इस तरह से हेडिंग डालेंगे प्रदूषण की समस्या और समाधान। रूपरेखा मेरे प्यारे बच्चों रूपरेखा हेडिंग रहेगी। प्रस्तावना, इसके अंतर्गत प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार जैसे कि जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण और रेडियोधर्मी प्रदूषण तथा प्रदूषण के रोकने के उपाय। 5वीं हेडिंग मेरे प्यारे बच्चों है उपसंहार, जो कि मिसप्रिंट है, यहाँ पर मैं आपको लिख कर दिखा रहा हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों चलिए इसको जो है कैसे आपको लिखना है। सबसे पहले बारी आती है प्रस्तावना की। तो प्रस्तावना यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। आज का मानव औद्योगिकीकरण के जंजाल में फंसकर स्वयं भी मशीन का एक ऐसा निर्जीव पुर्जा बनकर रह गया है कि वह अपने पर्यावरण की शुद्धता का ध्यान भी नहीं रख सका। अब एक और समस्या उत्पन्न हो गई है जिसे प्रदूषण की समस्या कहते हैं। इस समस्या की ओर आजकल सभी देशों का ध्यान केंद्रित है। इस समय हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण को बचाने की है, क्योंकि पानी, हवा, जल, मिट्टी आदि सब कुछ क्या हो चुका है, प्रदूषित हो चुका है। दूसरी हेडिंग है मेरे प्यारे बच्चों प्रदूषण का अर्थ। जीवन के लिए संतुलित वातावरण अत्यंत आवश्यक है। वातावरण के इन घटकों में हानिकारक बाह्य घटकों के प्रवेश से वातावरण प्रदूषित हो जाता है, जो सभी जीवधारियों के लिए हानिकारक हो जाता है। वातावरण के दूषित हो जाने को प्रदूषण कहा जाता है, जो मुख्यतः जल, वायु, ध्वनि आदि में सर्वत्र व्याप्त है। प्रदूषण के प्रकार, अगली हेडिंग क्या है, प्रदूषण के प्रकार। तो प्रदूषण मेरे प्यारे बच्चों निम्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जल प्रदूषण। जल जीवन का पर्याय है, यानी जल ही जीवन है। जल ही क्या है, जीवन है। बिना जल के जीवन असंभव है। जल भी स्वच्छ और विकार रहित होना चाहिए। उद्योग धंधों का कचरा, रासायनिक तत्व आदि नदियों में मिलते रहते हैं। यह जमीन के अंदर जाकर भूमिगत जल को भी प्रदूषित करते हैं। प्रदूषण का अगला प्रकार है मेरे प्यारे बच्चों वायु प्रदूषण। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें अपनी आपसी क्रिया द्वारा संतुलित अवस्था में रहकर जीव जगत के लिए प्राणवायु ऑक्सीजन की निश्चित मात्रा को सुनिश्चित करती हैं। वृक्षों के कटान, उद्योग धंधों के धुएं और मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान देंगे कचरे से यह संतुलन बिगड़ जाता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन कम हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी बढ़ जाती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक है। यही वायु प्रदूषण होता है। प्रदूषण का अगला प्रकार है मेरे प्यारे बच्चों ध्वनि प्रदूषण। अनेक प्रकार के वाहनों जैसे कि मोटर, कार, बस, जेट विमान, ट्रैक्टर आदि, लाउड स्पीकर, बाजे, कारखाने यानी कारखानों के सायरन
और मशीनों से होने वाली आवाजों से ध्वनि प्रदूषण होता है। ध्वनि की लहरें जीवधारी की क्रियाओं को प्रभावित करती हैं। अत्यधिक तेज ध्वनि से लोगों में सुनने की क्षमता कम हो जाती है तथा नींद भी ठीक प्रकार से नहीं आती है। यहाँ तक कि कभी कभी पागलपन का रोग भी उत्पन्न हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों ने देखा ध्वनि प्रदूषण। प्रदूषण का अगला प्रकार है मेरे प्यारे बच्चों रासायनिक प्रदूषण। प्रायः कृषक अधिक फसलोत्पादन के लिए कीटनाशक और रोगनाशक दवाइयों व रसायनों का प्रयोग करते हैं जो स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। आधुनिक पेस्टिसाइड का अंधाधुंध प्रयोग भी लाभ के स्थान पर हानि पहुंचाता है। प्रदूषण का अगला प्रकार है मेरे प्यारे बच्चों रेडियोधर्मी प्रदूषण। परमाणु शक्ति उत्पादन केंद्रों और परमाणविक परीक्षण से भी जलवायु तथा पृथ्वी का प्रदूषण होता है। परमाणु विस्फोट के स्थान पर तापक्रम इतना अधिक हो जाता है कि धातु तक पिघल जाती है, जो आज की पीढ़ी के लिए ही नहीं अभी तो आने वाली यानी पीढ़ियों के लिए भी हानिकारक है। क्या? रेडियोधर्मी प्रदूषण। अगला है प्रदूषण रोकने के उपाय। किन कारणों से यानी किन उपायों के द्वारा हम प्रदूषण को रोक सकते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रदूषण को रोकने के लिए व्यक्तिगत और सरकारी दोनों ही स्तरों पर प्रयास किए जाने आवश्यक हैं। प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण के लिए भारत सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जैसे वाहनों से निकलने वाले धुएं की जांच की व्यवस्था करना, नई उद्योगों को लाइसेंस दिए जाने से पूर्व उन्हें औद्योगिक कचरे के निस्तारण की समुचित व्यवस्था करना, इसकी पर्यावरण विशेषज्ञों से स्वीकृत प्राप्त करना अनिवार्य होगा। वनों की अनियंत्रित कटाई को रोकने के लिए कठोर नियमित बनाया जाना भारत सरकार के महत्वपूर्ण कार्यशैली है। अगला है मेरे प्यारे बच्चों उपसंहार। तो सरकार प्रदूषण की रोकथाम के लिए अच्छे या पर्याप्त सजग है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता से ही हम और अधिक अच्छा हुआ मेरे प्यारे बच्चों। अगली हेडिंग है मेरे प्यारे बच्चों प्रदूषण के प्रकार के बाद रोकने के उपाय के बाद मेरे प्यारे बच्चों उपसंहार। सरकार प्रदूषण की रोकथाम के लिए पर्याप्त सजग है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता से ही हम और अधिक अच्छा एवं स्वस्थ जीवन जी सकेंगे और आने वाली पीढ़ी को प्रदूषण से या प्रदूषण के अभिशाप से मुक्ति दिला सकेंगे। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों फीस माफी के लिए स्कूल के प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखिए अथवा बिजली समस्या के निराकरण हेतु अपने जिले के बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र लिखिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो है उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। 10 अथवा का उत्तर सेवा में बिजली विभाग मेरठ। ये यहाँ पर उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप बिजली की अनियमित आपूर्ति पर किस तरह से प्रार्थना पत्र लिखोगे। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे। मान्यवर, हम जैन नगर कॉलोनी के निवासी आपका ध्यान बिजली समस्या की ओर आकर्षित कराना चाहते हैं। पानी तथा अन्य कार्यों के लिए बिजली की सर्वाधिक आवश्यकता ग्रीष्मकाल यानी गर्मी के मौसम में होती ही है और हम सब अप्रैल के प्रारंभ से ही अनुभव कर रहे हैं कि भरपूर गर्मी प्रारंभ होने से पूर्व ही बिजली की आपूर्ति कम हो गई है। बिजली जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। कोई भी लोकप्रिय सरकार इसकी उपेक्षा नहीं करती। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों,
हमारी कॉलोनी में बिजली आपूर्ति प्रारंभ और बंद होने का कोई समय भी निर्धारित नहीं है। हमारी कॉलोनी से एक प्रतिनिधि मंडल इस संबंध में बिजली आपूर्ति अधिकारी से भी मिला था और उन्होंने 1 सप्ताह में बिजली आपूर्ति बढ़ाने का वचन भी दिया था। लेकिन क्या हुआ? लेकिन खेद है कि आज 3 सप्ताह व्यतीत हो जाने पर भी कोई कार्यवाही इस संबंध में नहीं हुई है। इस स्थिति में आपसे हमारा निवेदन है कि कृपया हमारी समस्या की ओर ध्यान दें और इसका शीघ्र समाधान कराएं। यदि बिजली आपूर्ति तुरंत बढ़ाना संभव नहीं हो तो कम से कम उसका समय तो निर्धारित किया जा सकता है। यहाँ पर हम हैं आपके जैन नगर निवासी। यहाँ पर आप देखेंगे दिनांक यहाँ पर डाल देना है उदाहरण के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा हिंदी विषय का मॉडल पेपर जिसको मैंने पूरा हल कराया है और इस मॉडल पेपर से आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% प्रश्न आएंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। जय हिंद।